इस सीरीज़ में, इस चैनल पे, जहाँ हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर्स के कोर्स को पूरी विस्तार से पढ़ रहे हैं। ये कोर्स जैसा आपको पता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है और पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जा रहा है। हमने पिछले वीडियो में बिहेवियरल स्किल्स के इंट्रोडक्शंस पार्ट को देखा था, बेसिक उसकी ओवरव्यू को समझी थी। कुछ टेक्निकल्स फॉल्ट के कारण लास्ट के 5-6 मिनट्स की जो वीडियो थी उसकी वॉइस नहीं आ रही थी, तो उसकी चिंता की कोई बात नहीं है। इस सीरीज़ में मैंने उसको कवर किया हुआ है। तो आइए हम क्लास शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये बिहेवियरल स्किल्स का ये पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप चैनल्स पे जाके वो देख सकते हैं। ये टोटल न्यू सिलेबस के बेस पे है, ठीक है? तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था बिहेवियर स्किल्स के बेसिस को। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए और आप चीज़ों को फिर से रिकॉल कर सकें। तो हम हमारा जो सब्जेक्ट है या चैप्टर का नाम है वो है बिहेवियरल स्किल्स अर्थात व्यवहार कौशल। बिहेवियर दो शब्दों से मिल के बना है, जिसका बेस शब्द है बिहेवियर। बिहेवियर अर्थात व्यवहार, और दूसरा शब्द है स्किल्स अर्थात कौशल। सॉरी, बिहेवियर किसको बोलते हैं? बिहेवियर इज हाउ समवन एक्ट। इसका मतलब क्या है? कोई कैसे एक्ट करता है, कैसे आपके साथ प्रदर्शित होता है, कैसे वो दिखाता है, कैसे चीजों को एक्शन करता है। इन चीजों ये चीजें क्या कहलाती है? उसका बिहेवियर। जैसे नॉर्मली आप समझिए, एग्जांपल से हम इसको समझे कि एक, जैसे जनरली ऐसा बोला जाता है कि वो बहुत साधु आदमी है। इसका मतलब क्या होता है कि एक बिहेवियर है जो कि साधु साधु की एक बिहेवियर होता है जो कि शांत और मतलब शांति वाला जो चित्त होता है, वो होता है एक साधु का बिहेवियर, राइट? तो इस तरीके से कैसा रहता है, तो किसी को बोलते हैं कि वो साधु आदमी है, उसके अंदर साधुत्व है, उसके अंदर दैवीय गुण है। दैवीय गुण होने का मतलब कि जो देवताओं के या फिर अच्छे-अच्छे गुण जो हम अपने आदर्श को मानते हैं, वो कुछ गुण के लक्षण उनमें दिखते हैं, कुछ गुण उनमें रहते हैं, तो वो ऐसा वैसा एक्ट करता है। तो क्या होता है कि कोई कैसा एक्ट करता है, उसे हम उसका बिहेवियर कहते हैं। तो ये आप डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, हाउ समवन एक्ट इज कॉल्ड बिहेवियर, राइट? दूसरा चीजें हैं स्किल्स। स्किल्स का मतलब होता है कौशल। तो इसका डेफिनेशन शॉर्टकट में हम बोले, द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, अर्थात किसी चीज को अच्छे से करने की एबिलिटी, योग्यता, क्षमता को क्या कहते हैं? स्किल्स। उस चीजों को लर्न किया जा सकता है, राइट? तो ये क्या होता है? द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल इज कॉल्ड स्किल्स, राइट? चीजें नेक्स्ट नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं। सेकंड लिखा है, अ स्किल्स इज अ टाइप ऑफ वर्क और एक्टिविटी विच रिक्वायर्ड स्पेशल ट्रेनिंग और नॉलेज। जनरली कहते हैं कि कौशल क्या होता है, तो कौशल के लिए कहा जाता है, ये एक तरीके से एक प्रकार का वर्क होता है या कार्य होता है, एक एक्टिविटी हो सकती है जो एक स्पेशल ट्रेनिंग, शब्दों को ध्यान देंगे, स्पेशल ट्रेनिंग की जिसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, राइट? स्पेशल ट्रेनिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है और ट्रेनिंग के साथ साथ उसके नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। मैं एक एग्जांपल्स से आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे अपने पेन को बदल लूँ, एक सेकेंड। हम ये कलर ले लेते हैं, ठीक है? अब जैसे मान के चलो, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक कोई घर पे पूजा होती है, ठीक है? पूजा में यज्ञ हवन किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है और उसके लिए एक पंडित को बुलाया जाता है। उस पंडित को पूरे उस विधि विधान का, उस सारी चीज़ों का उसको पता होता है, राइट? तो उसने उनको क्या हो गया, पहला चीज़ ये तो नॉलेज, उसको इस जो ज्ञान है, जो इस चीज़ का जो काम है, उस चीज़ का एक नॉलेज है।
और दूसरा उनको उस चीज की ट्रेनिंग मिली। ट्रेनिंग अर्थात समझ के चलिए कि उसने उसको बार बार प्रैक्टिस की है, राइट। बार बार चीजों को उन्होंने अपने आचरण में ढाला है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये स्किल्स उनके अंदर डेवलप हो गई है कि वो किसी घर पे पूजा को संपन्न करा सकते हैं, राइट। तो इसी का मतलब है, यही कहने का मतलब है अ स्किल्स अ टाइप ऑफ वर्क, एक काम का प्रकार है या एक्टिविटी है जो किस स्पेशल ट्रेनिंग या नॉलेज की रिक्वायर्ड करता है, राइट। अब जैसे यहाँ पे शब्द आप देख रहे हैं ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग का कितने तरीके से ट्रेनिंग लेकर हम स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो पहला इसमें दिखाया है एटीट्यूड, गुड कम्युनिकेशंस, कॉन्फिडेंस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, एम्पैथी। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे नीचे के आने वाले सब्जेक्ट में, हम विस्तार से एक एक करके भी देखेंगे। इससे पहले देखते हैं कि इस कौन सी चीजें स्किल होती है, कौन सी नहीं होती। इसके लिए क्या कहा गया है। तो कोई भी चीजें जो जो एबिलिटी है या आपको कैपेसिटी है या कोई एक्टिविटी है जिसको स्किल्स हम कह रहे हैं, तो वो स्किल्स तब होता है जब उसे या तो मेजर किया जा सके या ऑब्जर्व किया सके, या उसे लर्न किया जा सकता है या उसे प्रैक्टिस के द्वारा किया जा सकता है। अर्थात अगर किसी चीज को मेजर किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, लर्न किया जा सकता है, उसे प्रैक्टिस में लाया जा सकता है, तो ये इससे उस चीजों को स्किल्स के अंदर हम आते हैं। जैसे मान के चले कि एक व्यक्ति को कंप्यूटर चलाने आता है। कंप्यूटर चलाने आता है इसका मतलब उसने प्रैक्टिस की है, राइट। उसने इसे पढ़ा है, समझा है, जाना है, उसके बारे में नॉलेज लिया है। अब वो जो इफिशियंसी से काम करता है उसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उस चीजों की वो जो गणना करता है या जो टाइपिंग कर रहा है या किसी काम को कर रहा है उसको हम मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि वो स्किल्स एक कंप्यूटर स्किल्स के अंदर वो आ गया, उसको उस चीज की नॉलेज है। सेम किसी कंपनी में क्योंकि ये व्यवहार कौशल या ट्रेनिंग आईटीआई की जो ट्रेनिंग होती है या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की जो ट्रेनिंग होती है वो पूरा आपको प्रैक्टिकली किसी कंपनी के एक वेल नॉलेजफुल एम्प्लॉय बनाने के लिए होती है। तो उसको मैं लाइफ एग्जांपल्स के साथ हम उसको समझते चलते हैं, ठीक है। तो बिहेवियरल स्किल्स का एक जो डेफिनेशंस इस हिसाब से हम देखें तो क्या हो गया। बिहेवियरल स्किल्स आर interpersonal, self-regularity, and task-related behaviors that connect to successful performance in education and workplace setting। ये हमारी हो गई फुल डेफिनेशन, ठीक है। आगे हम चलते हैं और इन चीजों को विस्तार से पढ़ते हैं कि व्हाट इज एटीट्यूड, व्हाट इज गुड कम्युनिकेशन, व्हाट इज कॉन्फिडेंस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या होता है, एम्पैथी क्या होता है। एम्पैथी और सिंपैथी में हम अंतर देखते हैं। तो आइए इस चीजों को आगे पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक मैंने लिया है एटीट्यूड, राइट। एटीट्यूड हिंदी में इसे रवैया कहा जाता है। जैसे कि ये दो तरीके से जनरली हम भाषा में लेते हैं। पहला, या फलाने के में बहुत एटीट्यूड है। दूसरा, फलाने की एटीट्यूड बहुत अच्छा है। कहने का मतलब है कि एक तो होता है जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है और दूसरा होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट। तो हम जो अभी यहाँ पे पढ़ेंगे वो या फिर डेवलप करने की जो कोशिश करेंगे वो होता है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड। अब एटीट्यूड क्या होता है, तो एक लाइनर डेफिनेशन अगर हम बोले तो द वे दैट यू थिंक, फील और बिहेव, राइट। एक वे है, एक रास्ता है, एक मार्ग है जिसके माध्यम से आप किसी चीज को सोचते हैं, फील करते हैं, अनुभव करते हैं और बिहेव करते हैं, राइट। उसे क्या कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं। अब एटीट्यूड बनता कैसे है। कोई भी चीजें जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कोई एटीट्यूड आपके आपकी कोई रवैया जब होता है तो वो प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सॉरी।
तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स मैंने दिए, ये कुछ हमने एक एग्जांपल दिए हैं, कुछ सैंपल्स के तौर पे मैंने इमेज से दिखाने की कोशिश की है। बट इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो कि आपके एटीट्यूड को डेवलप करने में सहायक होती है। जैसे सपोज़ करो कि कोई आप एक मोहल्ले में रह रहे हैं और वहाँ कोई डॉग है एक, जो आपको देखकर भौंकता है, आपको काटने के लिए दौड़ता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? आपका एक एक्सपीरियंस गेन हो गया है कि इस गली में एक फलाना कुत्ता है जो काटने को दौड़ता है या भौंकता है। तो जब भी आप उस गली से आप जाएँगे, तो आप इस चीज़ की सावचेत ही रहेंगे कि कुत्ता हमें कभी काटे ना। सेम चीज़ें अगर आपको एक बार एक्सपीरियंस हो गया कि किसी कुत्ते ने काटा है या फिर आपने अड़ोस-पड़ोस में किसी को देखा है कि ऐसी घटना हुई है, तो आप जब भी किसी कुत्ते के साथ अगर ऐसी कोई वार्ता होती है या ऐसा अनुभव होता है, तो आपका एक्सपीरियंस आपको एक एटीट्यूड देगा कि आपको यहाँ से भाग जाना है, आपको डंडा नहीं मारना है, आपको अपने बचाव के लिए कुछ काम करना है। तो ये जो चीज़ें रही, ये आपका कहाँ से आया? एक्सपीरियंस से आया। ये कहाँ से आया? आपके अनुभव से आया। ठीक है बच्चों? तो एक अनुभव से हो जाता है एटीट्यूड का निर्माण। दूसरा चीज़ें होती हैं सोशल रोल्स एंड नॉर्म्स। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा इस लाइन को, राइट? तो समाज में रहने के लिए मनुष्य के लिए समाज समाज के लोगों ने अलग-अलग नॉर्म्स और रोल्स डिसाइड किए हैं। जैसे अगर यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, घर में 2 लोग मुखिया होते हैं, 1+1 में कर देता हूँ। एक होता है जो पुरुष मुखिया होता है और दूसरी होती है महिला, ठीक है? पुरुष के रोल्स क्या है कि पुरुष घर के बाहर जाएगा, घर की ज़िम्मेदारी उठाएगा, घर का काम करेगा, घर के खर्चे चलाएगा, वह नौकरी करेगा, जॉब करेगा। इस तरीके से घर की जो भी ज़िम्मेदारी रहेगी, बाह्य ज़िम्मेदारी रहेगी, वो कौन निभाएगा? तो पुरुष निभाएगा, ठीक है? महिलाओं के लिए क्या है? ये बच्चों का लालन-पालन करेगी, घर सँभालेगी, घर को व्यवस्थित करेगी। तो ये सारी चीज़ें किसके रोल्स के अंदर आ गई? घर की महिलाओं के लिए, ठीक है? इसी तरीके से आज के टाइम पे जो महिलाएँ वर्किंग प्रोफ़ेशनल हैं, राइट? वर्किंग प्रोफ़ेशनल हैं, उनके लिए भी कुछ रोल्स अदा की गई है, कुछ बनाई गई है कि आप ऐसा करेंगे, इस तरीके से है। सेम चीज़ें नॉर्म्स बहुत सारी नॉर्म्स बनाई गई है। नॉर्म्स मतलब कि एक महिलाओं को इस तरीके से वस्त्र धारण करने हैं, एक पुरुष को इस तरीके से वस्त्र धारण करने हैं। जैसे अभी है आप अगर वेस्टर्न कल्चर में देखेंगे, ठीक है? वेस्टर्न कल्चर में जो है, वो है वहाँ के एनवायरनमेंट के कारण एक नॉर्म्स बनाए गए हैं कि वो कोट पैंट पहनेंगे, राइट? जूते-मोजे पहन के चलेंगे। हमारे यहाँ पे जो पुराने ज़माने में नॉर्म्स थे, वो धोती-कुर्ता का था। अब तो चलो वेस्टर्न साइड और ग्लोबलाइज़ेशंस होने के कारण बहुत से चीज़ें मिक्स अप होती है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने जो एग्ज़ाम्पल बताया है रूल्स और नॉर्म्स का, वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इससे क्या होता है कि जैसे चीज़ें बताई जाती है आपके समाज द्वारा या एक सोशल्स रोल्स आपके ऊपर डाला जाता है कि आप लड़के हैं, इसका मतलब है कि आपको नौकरी करनी है या बिज़नेस करना है, आपको जॉब करना है। आप अगर महिलाएँ हैं, स्त्री हैं, गर्ल्स हैं, तो आपको आगे चल के घर सँभालना है या किसी बिज़नेस को सँभालना है, तो आपके अंदर जो गुण होना होता है, वो सारी के सारे जो चीज़ें होती हैं, वो आपको कौन बताता है? समाज बताता है कि आपको कौन-कौन से रोल्स प्ले करने हैं और आपके नॉर्म्स क्या होंगे। क्लियर है? तो इससे क्या समझ में आता है? इससे एक एटीट्यूड या आपका रवैया चेंज हो जाता है। क्लियर है? ओके। तीसरी चीज़ें चलते हैं। तीसरा चीज़ें यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल्स के तौर पे लिखा है क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशन। जैसे ये कहता बताता है कि जो पूर्वज से चला आ रहा कोई परंपरा है, उससे एटीट्यूड का निर्माण होता है। जैसे सपोज़ कीजिए कि हमारे अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में शराब पीना या वाइन पीना या बियर वग़ैरह जो भी चीज़ें होती हैं, वो एक बैड एटीट्यूड के अंदर देखा जाता है।
कि उसकी आदत अच्छी नहीं है, ऐसा बोला जाता है, राइट? बट आप अगर वेस्टर्न्स में देखेंगे तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं। ये वो वाइन पी रहे हैं, वहाँ पे फैमिली गेट टुगेदर हो रहे हैं तो वाइन पी रहे हैं। तो क्या होता है, ये पुराने ज़माने से जो कंडीशंस बनी हुई है, उसके कारण आपका एटीट्यूड निर्माण होता है। इसके अलावा जो है ऑब्जर्विंग पीपल इन एनवायरनमेंट, आप आसपास जैसे लोगों को आप देख रहे हैं, जैसा जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उनका आचरण आपके अंदर आता है, ठीक है? जैसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि संगत का असर पड़ता है, तो संगत का असर कैसे पड़ता है? इसी कारण से पड़ता है। अब जब संगत का असर पड़ता है, असर का मतलब क्या हो गया कि उसका रवैया उसी तरीके से हो जाता है। कोई अपने पिता को देख के सीख रहा है, कोई अपने दोस्तों को देख के सीख रहा है, कोई अपने बड़े भाई को देख के सीख रहा है, कोई अपने आस-पड़ोस को देख के सीख रहा है। तो इसका मतलब है कि जो एनवायरनमेंट में जो चीज़ें घटती है, वो सीधे-सीधे हमारे एटीट्यूड बनाने में एक फैक्टर होते हैं, ठीक है? तो मैं समझता हूँ कि एटीट्यूड पूरा क्लियर हो गया होगा। एटीट्यूड की डेफिनेशन वन वे में क्या हो जाएगा? द वे, ठीक है? द वे यू थिंक, यू फील एंड यू बिहेव, राइट? तो आप जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, जैसा अनुभव करते हैं, जैसा बिहेव करते हैं, उस वे को क्या कहते हैं? उस वे को कहते हैं एटीट्यूड, राइट? रिकैप कर एक बार देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा एटीट्यूड्स कैन फॉर्म थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ठीक है? एटीट्यूड कैसे बन सकता है? डायरेक्ट एक्सपीरियंस से, सोशल इन्फ्लुएंस से, जो मैंने यहाँ पे बताया, फॉर्मल एजुकेशन से, कोई एजुकेशंस में जैसे जनरली होता है कि एक लड़का है जो 12th पास किया, उसके बाद एमबीबीएस करने डॉक्टर बनने गया, एमबीबीएस किया। आफ्टर कंप्लीट एमबीबीएस दे विल बी बिकम अ डॉक्टर और सर्जन, ठीक है? अब जब सर्जन बन जाता है तो उसकी जो फॉर्मल एजुकेशन हुई है, उसके कारण उसकी जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाएगी, राइट? तो इस तरीके से फॉर्मल एजुकेशन से एक हो जाता है। कंडीशनिंग प्रोसेस, जो मैंने आपको बताया कि जो कंडीशंस आपके एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं, जो आपके पूर्वज डिसाइड किए रहते हैं, वो होता है। और नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशंस, कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, उससे आपका एटीट्यूड निर्माण होता है, ठीक है? आगे चलते हैं हम। मैं समझता हूँ यहाँ तक के आप समझ गए होंगे। कोई चीज़ें अगर समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है गुड कम्युनिकेशंस, प्रभावी संचार। ये फोटो है जब शिकागो 1893 में विवेकानंद जी शिकागो में गए थे। ये तो सभी फेमस है, आप जान ही रहे होंगे। उन्होंने शुरुआती भाषण में कहा, अमेरिका के भाइयों और बहनों, और इतना जब उन्होंने कहा, इंग्लिश में उनके भाषण थी, तो जब उन्होंने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, तो जब ये शब्द उन्होंने कहा तो उनके भाषण से ये शब्द पहली बार किसी ने इस तरीके से उन्हें भाइयों और बहनों करके संबोधित किया था। तो विवेकानंद जी के इस प्रभावी संचार के कारण पूरे 2 मिनट तक के इस सम्मेलन में, जो धर्म संसद सम्मेलन हो रहा था शिकागो में, पूरे 2 मिनट तक की ताली से वो माहौल गूंजता रहा। तो और लोग फिर मंत्र मुग्ध होके उनको सुनने लगे। कारण इसके पीछे एक ही है, गुड कम्युनिकेशंस, आपके संचार का प्रभावी होना। तो जब आप संचार आपका प्रभावी होता है, जब आपकी कम्युनिकेशंस अच्छी होती हैं, तो आपके एटीट्यूड निर्माण होता है। जब एटीट्यूड निर्माण होता है, इसका मतलब आपने स्किल्स अपने व्यवहार में एक स्किल्स ऐड कर लिया, आप अच्छे तरीके से बोलते हैं, राइट? तो यहाँ हम एक डेफिनेशंस पढ़ते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स कैन अवॉइड कंफ्यूजन एंड लीव नो स्केप ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब, अगर आपके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है तो आप सारे कंफ्यूजन्स को अवॉइड करेंगे, राइट? और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके ना होने की संभावना रहेगी, राइट? कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग को आप लीव कर देंगे और कोई भी कंफ्यूजन उसमें नहीं होगी, अगर आप गुड कम्युनिकेशन रखते हैं। आप अगर किस संचार में आप अपनी परिपक्वता
रखते हैं। तो ये एग्जांपल्स आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और वो कैसे अ, आपके उसकी समझ के चलिए कि क्या उसका प्रभाव होता है, वो भी आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। चलिए, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है? मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। आत्मविश्वास का मतलब होता है द फीलिंग दैट यू आर श्योर अबाउट योर ओन एबिलिटी एंड ओपिनियन। इसका मतलब अपने किसी एबिलिटी और ओपिनियन पे आपको अगर श्योरिटी है, आपको अगर विश्वास है, इसे क्या बोला जाता है? आत्मविश्वास। इसका मतलब जैसे मान के चलिए कि अगर मैं आपको अगर एक रस्सी बंधी है, अगर एक रस्सी बंधी है यहाँ से यहाँ तक के, मैं आपको अगर यहाँ पे खड़ा कर दूँ, राइट? आपको अगर मैं खड़ा कर दूँ और मैं आपसे इस रस्सी में चलो, इसकी हाइट रखिएगी लगभग 10 फीट। मैं अगर कहूँ कि आप चलें, तो आप वहाँ पे चल नहीं पाएँगे। कारण क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि स्किल्स किससे तैयार होती है? आपके प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करती है, राइट? तो आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको इस रस्सी पे चलने की कॉन्फिडेंस आपको नहीं होगा। बट जैसा आप देख रहे हैं कि इसने बार-बार प्रैक्टिस की, तो अब इसको कॉन्फिडेंस है कि वो इस रस्सी पे आराम से चल पा रहा है। वहीं पे दूसरे जो एक गर्ल्स को दिखाया गया है, वो रस्सी पे नहीं चल पाई और वो गिर गई, राइट? तो कहने का मतलब है कि किसी चीज़ को करने के लिए आपकी जो ओपिनियन होती है या एबिलिटी होती है, और इन एबिलिटी और ओपिनियन में अगर आपकी श्योरिटी होती है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? आत्मविश्वास कहेंगे। जैसे कहा जाता है कि आप अगर किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, राइट? तो एग्ज़ाम में आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और किसी टीचर ने आपका वो गलती से वो नंबर उन्होंने माइनस कर दिया, राइट? तो आप इसको रीचेकिंग कराते हैं। रीचेकिंग का मतलब क्या होता है कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैंने सही बनाया है, मैंने जो पढ़ा है वो सही बनाया है, और उसके बाद टीचर जब इसे चेक करते हैं और आपका फिर नंबर बढ़ जाता है, राइट? तो ये क्या कहलाता है? एक तरीके से आत्मविश्वास है, जिस इसका मतलब आपने जो किया है काम, उस पे आप श्योर हैं कि ये हमारा करेक्ट है, ये हमारा सही है, ठीक है? तो मैं समझता हूँ यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस शब्द का समझ में आ गई होगी। और जब आप कॉन्फिडेंस रहते हैं किसी काम के लिए, जब आपकी एबिलिटी पे आप रहते हैं, कॉन्फिडेंस रहते हैं, तो यही एबिलिटी, यही कॉन्फिडेंस आपके एटीट्यूड निर्माण करती है, यही कॉन्फिडेंस आपकी स्किल्स को डेवलप करती है, और यही कॉन्फिडेंस रहती है जो आपके व्यवहार को प्रभावी व्यवहार बनाती है, ठीक है? तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सहानुभूति, एम्पैथीनेस, राइट? एम्पैथी। अब एम्पैथी क्या होता है? यहाँ पे एक छोटा-सा पहले मैं आपको फ़ोटोज़ को मैं समझा दूँ। यहाँ 2 गर्ल्स हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, राइट? इनके नज़र से ये देख रही हैं और इनके नज़र से ये देख रही है, ठीक है? यहाँ पे कहता है कि इनके नज़र से ये देख रही हैं और इनके नज़र से ये देख रही हैं। मतलब नज़रिया चेंज करने की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सहानुभूति भावनात्मक रूप से यह समझने की क्षमता है कि दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं, चीज़ों को उनके नज़रिए से देखें और उनकी जगह खुद को कल्पना करें। इसका मतलब कि जैसे मान के चलो कि मैंने अगर कोई एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब यहाँ पे एक आदमी यहाँ पे खड़ा है और एक आदमी यहाँ पे खड़ा है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है 6, राइट? मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है 6। अब ये आदमी कहता है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए और बी। ए कहता है ये कितना है? 6 है। बी क जब इसके देखेगा तो इसके नज़रिए से ये क्या है? ये है 9, राइट? अब ये कहेगा नहीं ये 9 है, ये कहेगा नहीं 6 है। अब इसमें सही कौन गलत कौन, ये डिपेंड करता है नज़रिया, कि आप किस तरफ से कैसे इस चीज़ों को देख रहे हैं।
सेम चीजें तो इसी में से कहा गया है कि दूसरे लोग किसी चीज को कैसे महसूस करते हैं, उनका नजरिया क्या है, उनके जगह खुद को रख के देखने और सोचने की जो क्षमता होती है, इस क्षमता को क्या कहा जाता है? एम्पैथी। राइट? इस क्षमता को क्या कहा जाता है? एम्पैथी। इसमें 4 स्टेप अप्रोच दिए हैं जिससे एम्पैथी को डेवलप किया जा सकता है। तो पहला अप्रोच जैसे यहाँ पे लिखा है, निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें, दूसरे व्यक्ति की बात सुनने पर ध्यान दें। जब तक कि उस बातों को पूरी तरीके से ना सुने, किसी भी चीज़ों को हम फिक्स्ड ना कर लें कि ये चीज़ें ऐसी ही है। तो ये होता है क्या? इससे एक अप्रोच है जिससे आपकी एम्पैथी डेवलपमेंट हो सकती है। सेकंड चीजें हैं, स्वयं को किसी और के स्थान पर रखना, जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ाया बताया, स्थान पर रखना, चीजों को उनके दृष्टिकोण से कल्पना करना। तो जैसे मान के चलो ये आदमी यहाँ से बोल रहा है कि ये 6 लिखा है, ठीक है? अब जब इस आदमी को मैं यहाँ से निकाल के यहाँ खड़ा कर दूं और इस आदमी को यहाँ से यहाँ खड़ा कर दूं, तब इसके लिए फिर ये 9 हो जाएगा और इसके लिए ये यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसका मतलब आप जिस रास्ते से या जिस वे से आप देख रहे हैं, सामने वाला उस चीज को अगर गलत ठहरा रहा है, तो आपको पहले उसके स्थान से, उसके एक्सपीरियंस और उसके स्थिति परिस्थिति के हिसाब से खुद को रख के पहले सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये सही है या गलत है या कैसा है। जब आप किसी कंपनी में, जब आप एक मैनेजरियल पोस्ट पर रहते हैं, तब आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए एम्पैथी का सहारा लेना पड़ता है कि एक दो एम्प्लॉय के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गई, अब एक एम्प्लॉय किसी चीज़ को बोल रहा है, दूसरा एम्प्लॉय किसी और चीज़ों को बोल रहा है, तो आपको पहले तो दोनों की बातों को सुनना पड़ेगा कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसके बाद दोनों के दृष्टिकोण को समझना होगा कि दोनों ऐसा अगर बोल रहे हैं तो वो क्यों बोल रहे हैं, वो कैसा है, राइट? उसके बाद फिर क्या है, उस भावना को पहचाने जो दूसरा व्यक्ति महसूस कर रहा है। उनकी भावनाओं को देखनी पड़ेगी कि ये ऐसा अगर बोल रहा है तो ऐसा क्यों बोल रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, राइट? उसके बाद फिर उनसे बात करें, उनकी भावनाओं को समझें, उनको बताएं कि आप उसको समझ रहे हैं, आप उनके दृष्टिकोण देख पा रहे हैं। तो फिर इससे क्या होता है कि इससे एम्पैथी आपकी डेवलपमेंट होती है। इन चीज़ों से आपका व्यवहार कौशल एक प्रभावी व्यवहार कौशल में बदलता है। अब यहाँ 2 शब्द हैं, एक जो आपने सुना होगा सिम्पैथी, सहानुभूति, एक तो एम्पैथी हो गई, एम्पैथी, और एक सिम्पैथी। सिम्पैथी कैसा होता है कि अगर जैसे मान के चलो एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति हैं सपोज़ करो, एक के साथ इसका एक्सीडेंट होके ये पैर मान के चलो टूट गया। दूसरा व्यक्ति इसको देख के इसकी सहानुभूति कर रहा है, ओह! आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था आपका पैर टूट गया। बहुत दुःख हुआ ये जान के। अगर ऐसा ये सिर्फ़ वार्ता कर रहा है तो ये हो गया आपका सिम्पैथी, ठीक है? बट ये व्यक्ति इसके स्थान पे इसके दृष्टिकोण को समझ के इसके साथ खड़ा होता है और उनका सहयोग करता है, उनकी बातों को समझता है, उसे खुद के ऊपर गुज़रा हुआ समझ के उसे फ़ील करता है, कराता है, तो उसे क्या कहते हैं? एम्पैथी। तो आई होप कि जो हमने यहाँ पे बेसिक जो समझी है आज की दूसरे वीडियोज़ में कि बिहेवियर स्किल्स क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, गुड कम्युनिकेशंस क्या होता है, कॉन्फिडेंस क्या होता है, इम्प्रूवमेंट कैसा होता है, एम्पैथी क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आई होप कि आप लोग लगातार पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, और अगर कोई डाउट होता है तो आप वीडियोज़ पे कमेंट कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, समझ में आ रही है तो आप लाइक करें। इससे मुझे पता चलेगा और मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा से बेहतर तरीके से मैं किस एग्ज़ाम्पल से और कैसे मैं आपको पढ़ा सकूँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम देखेंगे तीसरे क्लास में, ये कंटिन्यू रहेगा और हम आगे बिहेवियरल स्किल्स को तीसरे क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, धन्यवाद।